खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। फसल बीमा राशि पर केंद्र और राज्य के बीच तकरार जारी है। किसानों पर राजनीति तो पूरी हो रही है, लेकिन इन्हें बीमा राशि मिलेगी कैसे, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। फसल बीमा राशि केंद्र से न मिलने पर सरकार ने अपनी पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधा। मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार अपने समय की राशि केंद्र को जमा कर दी है और बकाया राशि शिवराज काल की है। पीसी शर्मा ने आर्थिक मंदी पर भी केंद्र सरकार को घेरा। और अब किसान जो है वो बीमा में भी परेशान हो रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी पूर्ववर्ती सरकार शिवराज सिंह चौहान जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। उद्योग बंद हो गए, जिस तरह से लोग बेरोजगार हो गए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती थी कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो ये निश्चित तौर पर ये नोटबंदी और जीएसटी की वजह से हुआ है। और आज बैंकों को बंद करना पड़ रहा है, जो सरकारी कंपनियां हैं उनको बेचना पड़ रहा है। तो ये सब आर्थिक मंदी जो लेके आई है केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, उसके खिलाफ प्रदर्शन है कि आप या तो इसे ठीक करो या पद छोड़ो। इधर फसल बीमा की राशि न देने पर बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और सरकार को किसान विरोधी बताया। इसी बीच मंदसौर से बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और एमपी को बाढ़ राहत के लिए राशि देने पर आभार जताया। बाढ़ की, आपदा की, अतिवृष्टि की, नुकसान की राशि आज तक मध्य प्रदेश की सरकार की किसानों के खाते में नहीं पहुंची। जो 1600 रुपया मिलना था किसान को गेहूं का, बोनस का, आज तक नहीं मिला। तो ये सरकार कुल मिला के किसान के काम को लटकाती है और हवाई जहाज खरीदने की बात को जल्दी पूरा करती है। केंद्र और राज्य के बीच टकराव के बीच असली मुद्दा ये है कि किसानों को उनकी बीमा राशि मिलेगी या नहीं। आरोप प्रत्यारोप से तो किसानों का भला नहीं होगा। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। सरकार पहली बार प्रदेश के 4 बड़े डैम की रेत बेचेगी। कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसके टेंडर जारी किए जाएंगे। इससे सरकार को सालाना 210 करोड़ की आय होगी। कांग्रेस ने कहा है कि रेत बेचने के पीछे साइंटिफिक कारण है। वहीं बीजेपी ने सरकार पर रेत माफिया को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। जिन डैम की रेत सरकार बेचेगी उनमें रानी बरगी, तवा, इंदिरा सागर और बाणसागर बांध शामिल हैं। इसका प्रस्ताव 27 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में लाया जाना है। पहले भी मंत्रिमंडल में आया था कि जो एक्सेस रेत फ्लो होकर इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से पानी कम आता है बांधों में, तो उसको निकाल देंगे तो पानी ज़्यादा आएगा अगली बार, जिससे इरिगेशन होगा, जिससे बिजली पैदा होगी। और दूसरा वो रेत जो है वो उसकी रॉयल्टी सरकार को मिल जाएगी, तो एक आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो कुल मिला के एक साइंटिफिक रीज़न है जिसकी वजह से ये प्रपोजल आ रहा है। रेत माफिया प्रदेश को अपनी कब्जे में लिए हुए, अब बाबा श्री स्वयं धरने पे बैठ गए। नर्मदा माँ की छाती को चीरा जा रहा है। दुखद बात यह है कोई सुनने वाला नहीं, और उस पर सितम यह है कि अब तालाब भी खोदे जाएंगे। चारों तरफ लूट का वातावरण है और इसके कारण से भय का वातावरण है। प्रदेश पूरा अंधेरे की गर्त में जा रहा है। मंत्री पीसी शर्मा ने अपनी सरकार के साल भर का ब्यौरा पेश किया। इसमें उन्होंने संविधान के 70 साल पर अपनी राय रखी और कहा कि भोपाल और इंदौर में फिल्म सिटी खोलने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। इंदौर से दुबई के बाद भोपाल से दुबई फ्लाइट शुरू करने की भी बात कही। भोपाल में थीम पार्क बनाने की योजना पर भी चर्चा उन्होंने की। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था उस समय कि संविधान कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर उस पर अमल करने वाले या लागू करने वाली जो कार्यपालिका है, अगर वो विधायिका है, वो अगर ठीक नहीं है, उसके मंसूबे अगर ठीक नहीं है, तो कितना भी अच्छा हो वो आम लोगों को उसका फायदा नहीं होगा। नीति 2019
हमने लागू किए और प्रक्रिया निर्धारित की गई जिसके तहत बीजेपी से विधायक शरद कोल ने मंत्री जीतू पटवारी से मुलाकात की है। शरद कोल ने जीतू पटवारी के बंगले पर पहुंचकर मुलाकात की। शरद कोल का कहना है कि वो बीजेपी से इलेक्टेड हैं। फ्लोर टेस्ट पर उन्होंने कहा कि वक्त बताएगा। आपको बता दें कि शरद कोल ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की थी। जीतू पटवारी से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि वो रोजाना 3 से 4 विधायकों से मिलते हैं। विकास कामों को लेकर मुलाकात होती रहती है और जब भी फ्लोर टेस्ट होगा तो एक नहीं कई लोग कांग्रेस के साथ आ जाएंगे। मुद्दे को लेकर आए थे भैया। सर शरद कोल को हम किस पार्टी में माने, बीजेपी में या कांग्रेस में? अब ये तो मानना आप लोगों का है। हम तो पहले तो पब्लिक बॉडी के हैं। अच्छा, पब्लिक ने मुझे यहाँ भेजा है। सर फ्लोर टेस्ट यदि आगे होता है तो आप किसके साथ जाएंगे? ये तो यार विषय यही है, कोई वचोहित नहीं बनता, क्योंकि पब्लिक के विषय में, पब्लिक के विकास कार्यों में जो चीजें अवरोधक मुझे बन रही, मैं उसको सॉर्ट आउट करने में लगा। अच्छा, तो मतलब आप कांग्रेस के साथ है? ये कहना तो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, मैं थोड़ी ना कर सकता हूँ। जब जब ऐसी बात करेंगे, मैं पहले भी कह चुका हूं, तब तब भारतीय जनता पार्टी के विधायक रुष्ट हो जाएंगे। और जब जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक रुष्ट हुए, अलोकतांत्रिक बीजेपी हुई, तो वो रुष्ट होंगे। नेचुरल है। लोकतांत्रिक हिसाब से फिर जो सकारात्मक दल है तो पार्टी उसका समर्थन करेंगे। ये खेल विभाग में नए नवाचार के लिए, उच्च शिक्षा में नए अच्छा कैसे करें और उनके क्षेत्र की डिमांड के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अधिकारी कर्मचारियों को संविधान दिवस की शपथ दिलाई। मंत्रालय के सामने सरदार पटेल पार्क में सामान्य प्रशासन के निर्देश पर संविधान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस शपथ कार्यक्रम में सीएम कमलनाथ ने मंत्रालय, विधानसभा सचिवालय, विंध्याचल सतपुड़ा के तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र आत्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर को एतत् धारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि आखिरकार न्याय की जीत हुई और लोकतंत्र का मजाक बनाने वाले नाकाम हुए। सीएम ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज संविधान दिवस के मौके पर ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी खास आकर्षण का केंद्र रही। 1950 में जब भारत का संविधान तैयार हुआ था, उस संविधान की एक मूल प्रति ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी हुई है। संविधान की इस प्रति में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। संविधान लागू होने के समय देश भर में कुल 16 मूल प्रतियां जारी की गई थीं। भारत सरकार ने एक मूल प्रति सिंधिया राजवंश को दी थी। 1950 में सिंधिया राजवंश को मिली ये मूल प्रति सन 1956 में महाराज बाड़ा स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गई। लाइब्रेरी में ये प्रति 31 मार्च 1956 में आई थी। आज संविधान दिवस है और ये दिन ग्वालियर में भी खास होता है। दरअसल भारत आजाद होने के बाद जब देश का संविधान लिखा गया था
तो उसकी 16 मूल प्रतियां तैयार हुई थी, जिसमें से एक मूल प्रति ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में है। ये मूल प्रति अनमोल कही जाती है और इसको देखने के लिए 15 अगस्त, 26 जनवरी और संविधान दिवस के मौके पर दूर दूर से छात्र आते हैं, आम लोग भी आते हैं और इस संविधान की बुक को देखने के बाद एक उत्सुकता रहती है कि भारत का जो आज़ाद भारत का संविधान है वो किस तरह से तैयार हुआ था। सर, ये मूल प्रति है, किस तरह की उपयोगी है और क्या महत्व है सर इसका? देखिए, इसका महत्व यह है कि अनमोल चीज़ है सर। ये जिस समय अपना देश अपना आज़ाद हुआ था उस समय संविधान की जो 16 मूल प्रतियां तैयार की गई थी उसमें एक मूल प्रति हमारे यहाँ है, अनमोल है। और उसको देखने के लिए अपने काफ़ी लोग बाहर से आते हैं देखने के लिए उसको। और उसकी खासियत के बारे में जहाँ तक कहा जाए करके, तो ये जो है लिथोग्राफी पैटर्न से ये लिखी हुई है करके। 1000 साल तक, ऐसा कहते हैं कि 1000 साल तक इसके पेजों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसमें करीब 285 लोगों के साइन है। उस समय जब ये तैयार की गई थी उस समय 285 मेंबर्स होंगे, उन 285 मेंबर्स के इसमें साइन है। और उसमें करीब 16 भाषाएं थी, उन 16 भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है कौन कौन सी भाषाएं थी। और करीब इस संविधान में लगभग 221 आपके नंबर ऑफ पेजेज है जिनमें संविधान लिखा हुआ है। सैकड़ों सालों तक ये संविधान की प्रति जिंदा रहेगी और छात्र भी ये दूर दूर से आते हैं। आप ही बताइए कि किस तरह का दिन होता है आज के दिन आप देखने आते हैं संविधान की प्रति? एक तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम ऐसी पुरानी चीज़ों को, प्रतियों को देखते हैं, और जो हमारे संविधान जिससे सारा पूरा देश, कानून जो चल रहा है इसी पर निर्भर है। क्योंकि ये नहीं होता तो शायद कानून व्यवस्था सही नहीं होती। इसके कारण ये सारी चीज़ें जो है तो इसको हम बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। छात्राएं भी है और ये भी संविधान की प्रति को आज देखने के लिए आई है। आप किस तरह से आज यहाँ आई है और क्या लगता है संविधान की प्रति देखने के बाद? सर, ये जो हमारा संविधान है, जो हमारी कंट्री को विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, भाषाएं हैं और विभिन्न प्रकार के लोग हैं जिसे बांध के रखता है, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसने बहुत सारे धर्मों के लोगों को एक ही माला में पिरो के रखा है, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जल्दी ही मध्य प्रदेश के खूबसूरत लोकेशंस पर बड़े बैनर की फिल्में शूट की जाएंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई टूरिज्म पॉलिसी लागू करने की तैयारी की है। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों में जिस तेजी से फिल्म निर्माता और निर्देशक की रुचि बढ़ रही है, उसे देखते हुए सीएम कमलनाथ ने फिल्म उद्योग के लिए राज्य के दरवाजे खोलने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार बाकायदा एक फिल्म टूरिज्म पॉलिसी भी लागू करने जा रही है। पर्यटन स्थलों पर अब फिल्मों के फिल्मांकन को लेकर सरकार नई पॉलिसी लाने जा रही है और इसको लेकर फिल्म टूरिज्म पॉलिसी को सरकार प्रमोट करेगी। प्रदेश के पर्यटन मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या आगे स्कीमें किस तरीके से प्रदेश में प्रमोट करने की तैयारी? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो लोकेशंस हैं जो वो एक्सपेक्ट करते हैं किसी स्टेट में हो, उस तरह की लोकेशंस मध्य प्रदेश में बहुत सारी हैं। अभी फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों से हमने चर्चा की है, चीफ मिनिस्टर ने भी से भी कुछ लोग आके मिले हैं और काफ़ी चीज़ें मध्य प्रदेश सरकार से जो चाहते हैं, बहुत सारी परमिशंस हैं, बहुत सारी दिक्कतें उनको परेशानी उठाना पड़ती है जब वो किसी लोकेशन की परमिशन चाहते हैं। तो हम पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं जिससे अच्छा एटमॉस्फेयर बने उनके लिए, जो परमिशन में दिक्कत परेशानी होती वो उनको नहीं हो। इस तरह की इंडस्ट्री अगर अपने स्टेट में आके ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन में अगर वो फिल्म सेटअप लगाती हैं या अपना फिल्में करती हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं स्टेट में लोगों को रोज़गार मिलेगा और रेवेन्यू भी जनरेट होगा। अभी जो हमारे महोत्सव हम लोग करने वाले हैं, स्टेट टूरिज़्म, जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ हनुमंतिया हुआ है, ओरछा हुआ है, मांडव फेस्टिवल होने वाला है, तो हमारी प्राथमिकता है कि जो स्टेट में जो हमारे कला है ये उनको अवसर मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जब इस तरह के महोत्सव मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो लोगों को अवसर मिलेगा। शुरुआती तौर पर किसी फिल्म निर्माता ने कोई दिलचस्पी दिखाई हो मध्य प्रदेश में? देखिए, बहुत सारे लोग आके मिले हैं और प्रोड्यूसर्स ने भी चर्चा की है और इंडस्ट्री में जो लोग हैं, जो डायरेक्टर हैं या फिर जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, इन लोगों ने भी स्टेट को कहा है। सलमान के भी अपन ने देखा है, मांडो में भी हुआ, महेश्वर में भी हुआ। तो इस तरह से मुझे लगता है इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश की तरफ
देख रहे हैं माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। तो मध्य प्रदेश सरकार अब अपने टूरिस्ट प्लेस को प्रमोट करने के साथ ही फिल्म डेस्टिनेशन को भी डेवलप करेगी ताकि प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर फिल्मों का निर्माण हो सके। कैमरामैन अफजल के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं, महाराष्ट्र में 1 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। बड़ी खबर, कहा यह जा रहा था कि कल शपथ ली जा सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में अब यह खबर आई कि 1 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस आज इस्तीफा अपने पद से दे दिया। उन्होंने 3 दिन पहले शपथ ली थी, शनिवार को शपथ ली, मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। अजित पवार ने इससे पहले इस्तीफा दिया और जो पूरा घटनाक्रम है सभी को पता है, क्या कुछ दिन भर घटनाक्रम हुआ। प्रेस वार्ता की और कहा कि नंबर हमारे पास नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद ये कहा गया कि एक बैठक शाम को रखी गई थी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की। इसमें तय किया जाएगा कि नेता कौन होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे सीएम होंगे, ये बात कही गई। और ये इस बीच ये खबर भी आई थी कि कल हो सकता है, लेकिन अभी अभी खबर मिल रही है, बड़ी खबर मिल रही है कि महाराष्ट्र में 1 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, ये बात सामने आ रही है। राज्यपाल से मिलने के बाद महाविकास आघाड़ी फैसला करेगी, लेकिन 1 दिसंबर की तारीख बताई जा रही है शपथ ग्रहण। महाराष्ट्र में 1 दिसंबर को नई सरकार शपथ ले सकती है। आज देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा सौंप दिया अपना, शनिवार को शपथ ली थी सुबह सवेरे। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर के बेटमा में एक रेस्टोरेंट में दबंगों ने होटल संचालक और कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना के 3 दिन के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। बताया जा रहा है कि बेटमा इलाके में कुछ दबंग एक रेस्तरां के सामने शराब पी रहे थे और होटल संचालक ने जब इस बात को लेकर आपत्ति ली और मना किया तो विवाद हो गया। इसके बाद ग्रामीणों ने लाठी डंडों के साथ मालिक और कर्मचारियों को पीट दिया। मेरे सिर पर, मेरे भैया पे हम और मेरे स्टाफ के कुछ लड़कों पर हमला किया, जिससे आधे लोग भाग गए और हम सचेत ही नहीं हो पाए। और मारने की कंडीशन उसकी थी कि वो हमारी जान ले सकते थे और अभी जाते जाते जान की धमकी देके गए। हाँ, उनकी वीडियो के द्वारा जो पहचान हुई थी उसमें से 2-4 लोगों के नाम सामने आए हैं। बेटमा थाने पे शिकायत करी, बट अभी तक सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि हम उन्हें उठा लेंगे या हम उन्हें ले आएंगे, पर अभी तक कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं। इसमें ग्वालियर में बिरला नगर की पूनम राजपूत ने अपनी ससुराल मुरैना जाने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वहां पर शौचालय नहीं है। पूनम का आरोप है कि जब उसने शौचालय बनवाने की मांग की तब उसके साथ मारपीट की गई और इसके बाद पूनम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मतलब मेरा हस्बैंड है जो इतना एमाली है, दारू पीता है, पुड़िया सिगरेट खाता है, कमाता नहीं है, मारपीट करता है और घर में कोई भी फैसिलिटी नहीं है, टॉयलेट वॉयलेट जैसी चीज़ें कोई भी नहीं है। मैं बनवाने की कहती हूँ, वो बनवाता नहीं है, कहता है अभी नहीं बनवाएंगे, खेतों में जाओ। सास ससुर मार पिटवाते हैं मेरे हस्बैंड से, उनको कह के उससे पिटवाते हैं। मेरे देवर भी हैं, वो भी। कितने साल हो गए आपको शादी को? मेरी शादी को भी 2.5 साल हुआ है। तब से शौचालय नहीं है? जब से शौचालय बना ही नहीं है। मैं उनसे कहती हूँ बनवाने की तो कहते हैं अभी नहीं बनवाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं बनवाएंगे, जब तक खेतों में जाओ। अच्छा। शिकायत में ये है कि ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं और मार पिटाई की है। जो आवेदन मेरे पास आया हुआ है उसकी जांच की जाएगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो हम करें। इधर गुना में जन सुनवाई के दौरान 2 बच्चियां अपने दादा के साथ कलेक्टर के सामने पहुंची और अपनी स्कूल की फीस और पढ़ाई का बंदोबस्त करने की मांग की। बच्चों के दादा का कहना था कि इनके माता पिता मजदूरी का काम करते थे, लेकिन दोनों की ही बीमारी से मौत हो गई। इसके बाद बच्चियों को माता पिता ने पालना शुरू किया था, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते दोनों बच्चियों की फीस भरने और पढ़ाने में ये नाकाम हैं। इसके बाद बच्चियों को आज लेकर दादा कलेक्ट्रेट पहुंचे और मदद की मांग की। हमारे पापा मम्मी भी नहीं है,
हमारे साथ कोई भी नहीं है, इसलिए हम आए हैं। आप आगे पढ़ाई लिखाई करना चाहते हो? हाँ। क्या दिक्कत आ रही है आपको? हमारी फीस कौन जमा करेगा? अभी आप किसके साथ रह रहे हो? अभी हम दादा दादी के साथ रह रहे हैं। अब पापा भी शांत हो गए, अब इसके बच्ची को पढ़ाने लाने मैं भी बुजुर्ग हो चुका हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ बच्ची के लाने आगे चल कोई भविष्य में सहायता जो मिले, बच्ची के पास जब फिक्स जमा हो जाए मेरे को ना मिलते भाई, बच्ची आगे शादी लायक हों जब तक उनके काम में आ जाए, पढ़ाई में भी काम में आए कछु। जो मेरे बच्चे मजदूरी कार्ड था वो भी कैंसिल बता रहे लोग। होशंगाबाद में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आए पर्यटक उस वक्त हैरान रह गए जब उनके पास से टाइगर गुजर गया। जिस गाड़ी पर पर्यटक सवार थे उससे महज 10 कदम की दूरी से टाइगर शांति से चहलकदमी करता हुआ चला गया। हालांकि सामने टाइगर आ जाए तो किसी की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। यहाँ भी सैलानियों के चेहरे पर खुशी की लहर तो दौड़ी, लेकिन थोड़ी सी स्वाभाविक बात है कि डर भी अंदर से होता है और वो भी रहा। लेकिन ये तस्वीरें कैमरे में कैद कर ली गई। टाइगर रिजर्व मड़ई में हम लोग जंगल सफारी पर निकले थे आज। तो जब हम जंगल में घूम रहे थे तो वहाँ पर कुछ हलचल सी हुई, तो गाइड ने हमें बताया कि यहाँ पर टाइगर हो सकता है, तो आप लोग बातचीत शांत रहे, बातचीत ना करें। और जैसे हमने देखा कि वो हमारे जिप्सी के पास से बिल्कुल बेहद करीब से वो टाइगर निकल कर गया, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही रोमांचक सीन था। और पहले भी हम लोग काफ़ी टाइम होके आए मड़ई, लेकिन कभी नहीं दिखा। आज ये टाइगर देखकर बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त